11th क्लास में पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया, खास करके फिजिक्स पर। और अब क्लास 12th की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में जेई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स क्या करें, ये क्वेश्चन लगातार आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको एक स्ट्रैटेजी देने की, एक आउटलाइन देने की, जिसको यूज़ करके आप 12th की पढ़ाई को बगैर ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए 11th के सिलेबस को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। बच्चों, आपको 11th की पढ़ाई को कैसे शेड्यूल करना है, इसको समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि 12th के फिजिक्स में आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो किस नेचर के। जैसे पहला चैप्टर जो प्रायः आप सभी बच्चे पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आप बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स, एक नए किस्म के फोर्स के बारे में पढ़ रहे हो। तो फोर्स से रिलेटेड जितनी चीजें, जिस तरह के क्वेश्चन आपने मैकेनिक्स में किए हैं, वो सब के सब यहां भी क्रिएट किए जा सकते हैं, इनफैक्ट किए जाते हैं। और यहां से आपकी परेशानी शुरू होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बेहद कठिन सब्जेक्ट हो जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 11th के इनिशियल फ्यू चैप्टर्स में ध्यान नहीं दिया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई अज्यूमिंग कि आप में से हर बच्चों ने शुरू कर दिया, ऐसा मैं मान लेता हूं। अब क्या करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ठीक ठीक समझ में आए और 11th का भी फिजिक्स ठीक ठीक पैटर्न होने लगे, कुछ कुछ सीखने लगे उसमें। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, वो है वेक्टर्स। वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट। 1 मिनट के लिए क्रॉस प्रोडक्ट को मैं किनारे कर रहा हूं, और वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट ये आपको बहुत क्लियरली अच्छे से आने चाहिए अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई करने जा रहे हो। तो आप सभी बच्चों को जो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, उन सबको पहला काम यही करना है कि वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन को ठीक से सीखें। वेक्टर रिजॉल्व करना, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, रिजॉल्व करके कैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या है। अब बार बार वेक्टर चैप्टर की थ्योरी तो पढ़ते नहीं रहेंगे, इसलिए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को भी यहीं पे पढ़ लीजिए, पर उससे रिलेटेड बहुत ही मैथमेटिकल क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है, वेक्टर एडिशन, रेजोल्यूशन, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या है, ठीक से समझिए। डॉट प्रोडक्ट को ठीक से समझिए और उन पे कुछ एक क्वेश्चन कीजिए। बेहतर होगा आप एक ऐसी बुक को पकड़ें जिसमें थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए हों, ठीक ठाक नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दिए हों, और उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही आप इन चीज़ों को कवर करें। लेकिन एक बार थ्योरी जरूर पढ़िएगा, उसके बगैर आप सोचेंगे कि 4 क्वेश्चन करके मुझे ये बात समझ में आ जाएगी, तो नहीं आएगी। थ्योरी को ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन बनाने की बात को लेकर मैं कह रहा हूँ, बिकॉज अभी आपको जल्दी से करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और टीचर वेट नहीं करेगा कि आप वेक्टर एडिशन सीख के आओगे तब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाएगा, बिकॉज आपको जल्दी से करना है। इसलिए जहाँ तक क्वेश्चंस का सवाल है, तो कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की मदद आप ले सकते हैं। हालांकि उन क्वेश्चंस को भी पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर सोल्यूशन को देखिएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, अगर आपने वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट सीख लिए तो ठीक है, चलेगा। शुरुआत के क्लासेस में आपको तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद आप जाओ काइनेमैटिक्स पे। काइनेमैटिक्स तो ऐसी चीज़ है कि फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में कहीं भी यूज हो जाती है। काइनेमैटिक्स में मोशन इन 1D और प्रोजेक्टाइल मोशन को ठीक से समझो, उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी को, क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दिख जाएंगे। फर्क इतना होगा कि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहाँ चार्ज चल रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, पर एकदम सिमिलर नेचर के क्वेश्चन यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। अब आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप 1 हफ्ते तक काइनेमैटिक्स पढ़ें, इसलिए आपको काइनेमैटिक्स की थ्योरी को एक सिटिंग में कोशिश करनी है कि खत्म करूं, और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मेरी इस बात को ठीक से समझिए। बेसिक क्वेश्चंस हो सके तो सॉल्व्ड एग्जांपल। अब सॉल्व्ड एग्जांपल में एक थोड़ा सा गड़बड़ है। नॉर्मली कोई भी बुक का ऑथर जो होगा वो 1 आध 2 4 5 छोड़ के सॉल्व्ड एग्जांपल मतलब थोड़े कठिन वाले ही क्वेश्चन होते हैं। उन कठिन क्वेश्चंस को खुद की जजमेंट लेके अभी तुम छोड़ दो, अभी मत करो।
अभी तुमको एकदम फंडामेंटल बातें समझ में आ जाए ऐसे वाले क्वेश्चन सिर्फ करो, और वो क्लैरिटी से समझ में आने चाहिए, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन पे तुमने ग्राफ से रिलेटेड और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसे वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, वेरिएबल एक्सेलरेशन से रिलेटेड 5 5 7 7 सवाल किए, बी हैप्पी। प्रोजेक्टाइल मोशन में आए तो तुमने सब मिला के मान लो 15 सवाल किए, बी हैप्पी। नाउ मूव ऑन टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्यों? तुम्हें अभी मास्टरी नहीं करनी है काइनेमैटिक्स और प्रोजेक्टाइल पे, अभी तुम्हारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चल रहा है उसको समझना जरूरी है, उसके लिए ये सब इनपुट्स चाहिए। ठीक है, वहां आपने बेसिक समझा, उतने से ही यहां काम चल जाएगा। ठीक है, तो पहले ये काम करो। अब आओ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो सबसे क्रूशियल चीज है। वहां फिर से थ्योरी तो बहुत देखिए होती नहीं है, फिर भी ब्रीफ में एक सिटिंग में कोशिश कीजिए कि पूरी थ्योरी पढ़ लें, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। बीच बीच में अगर कुछ बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं तो उनको भी करते चलिए। अब कोशिश कीजिए कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन इंक्लूडिंग, करीब करीब कम से कम आप 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करें। सिंपल वाले क्वेश्चन, कनेक्टेड बॉडीज, 3 ब्लॉक रस्सियों से बंधे हुए हैं, एक पे फोर्स लग रहा है, बीच में टेंशन निकालो। एक ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे फिसल रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होने से एक्सेलरेशन क्या होता है। इस तरह के सिंपल वाले क्वेश्चन, एक एटूड मशीन है, एक पुली है, 2 ब्लॉक हैं, जिससे आपको न्यूटन्स लॉ बेसिकली अप्लाई करना आ जाए। कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चन जिसमें बॉडी मूव नहीं कर रही, इक्विलिब्रियम में है, ऐसे वाले क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन करके आगे बढ़ो। फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन को समझो, उसमें बहुत ज्यादा समय इस वक्त मत देना, कुछ क्वेश्चन कर लो और सर्कुलर मोशन पे चले जाओ। सर्कुलर मोशन में भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे जाओ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को 1 मिनट के लिए भी छोड़ दो, एक बार पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, टाइम की कमी पड़ रही है, 1 मिनट उसको किनारे करो। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में कुछ बेसिक से एग्जाम्पल जो आपके हर टेक्स्ट बुक में होते हैं, एक कार का सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करना, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, कोनिकल पेंडुलम, ऐसे वाले कुछ चीजों को ठीक से समझ के और इन पे कुछ क्वेश्चंस कर लो, बेसिक क्वेश्चंस करो अभी। इसके बाद तुरंत तुम मूव करो वर्क पावर एनर्जी पे। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई चल रही है, गौर किया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक लंबा चैप्टर है और किसी भी टीचर को नॉर्मली 1 महीने का समय लग जाता है पढ़ाने में। तो इस 1 महीने के पीरियड में आपको वर्क पावर एनर्जी तक पहुंच जाना है, जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाना है। तो अभी तक जितने मैंने टॉपिक्स के नाम लिए उसमें क्वेश्चन थोड़े कम कर पा रहे हो तो कम ही करो, लेकिन जल्दी से वर्क पावर एनर्जी तक पहुंचो। वर्क क्या होता है समझो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है समझो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है समझो, वर्क एनर्जी थ्योरम से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे आया ये समझो, और कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम पर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ जाओ। अभी तक थोड़ा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना करते करते कुछ नजरअंदाज हो गया है तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कुछ दिन फोकस करो, अब तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक ठीक बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलो खत्म हो गया मान लेते हैं। अब चैप्टर कैपेसिटर, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्किट का हिस्सा है। ये सब चैप्टर ऐसे हैं जिसमें मैकेनिक्स का शायद कोई इस्तेमाल नहीं होगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन में कैपेसिटर वगैरह में हो सकता है, बट मोर और लेस कोई यूज नहीं होगा। तो अब ये जो 1 महीने तक आप पढ़ रहे होगे कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये वो टाइम है जब आप मैकेनिक्स में जो मैंने बताया वेक्टर से लेके वर्क पावर एनर्जी तक, इनको वापस से करो, इन पे और क्वेश्चन करो जब जब समय मिले, क्योंकि ये वो समय होगा जब आपके टीचर जो 12th क्लास में पढ़ा रहे होंगे उस समय मैकेनिक्स के क्वेश्चन वाले, मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। तो इस समय को यूज करो, अभी तक तुम बेसिक थ्योरी पढ़ चुके हो वर्क पावर एनर्जी तक, वापस जाओ और उन्हीं सब चैप्टर्स पे और क्वेश्चंस करो, जितने कर पा रहे हो उतने करो, घबराओ नहीं, जितने कर पा रहे हो उतने करो। अब आपके चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होते होते तक आप इन चैप्टर्स पे काफी अच्छा कमांड हासिल कर चुके होंगे, ऐसा मैं समझ पाता हूँ। उसके बाद आपके यहाँ शायद मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी शुरू होगी। ठीक है, उसमें भी अभी तक आपने जो पढ़े उससे काम चलता रहेगा। अब आप थोड़ा समय देकर सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ो, मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ो, कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो।
और उन पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते चलो। बहुत हाई फाई मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। ओकेजनली एक दो क्वेश्चन वैसे मिल जाए तो अटेम्प्ट करना है। अब बेसिक्स तो जानते हैं, तो अब कोई कठिन क्वेश्चन भी आपके फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं या क्लास में आया किसी तरीके से, तो उससे भागना नहीं है, उसको डिस्कस करना है। बेसिक्स हम समझ चुके हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मेरे वीडियो देखते रहना है। कोई कठिन है तो क्या हुआ, उससे सीखने को कुछ मिलता है। तो ऐसा करके अब चलते रहेंगे। सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन को ठीक करेंगे। और इसके बाद अब मैं मान के चल रहा हूं कि अभी तक शायद हो सकता कुछ लोगों के लिए अगस्त महीना खत्म होने को आ जाए। मत घबराइए, ठीक है, यू आर ऑन ट्रैक। आप टारगेट करो कि यार सितंबर में मैं रोटेशनल मोशन पे सिर्फ फोकस करूंगा, उसमें भी बेसिक बेसिक चीजों पे ही ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक, अक्टूबर में भी कुछ समय की जरूरत है तो ले लीजिए, और कोशिश कीजिए कि इन महीनों में सितंबर अक्टूबर में पीछे जो पढ़ा है आपने वेक्टर से लेके अप टू रोटेशनल मोशन, उन सब के थोड़े थोड़े एक एक दो दो कभी कभी क्वेश्चन करते रहिए। तो ये पीछे वाले टॉपिक आपके पक्के होने लगेंगे, काफी हद तक पक्के होने लगेंगे। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन जब हो गया तो एक बार, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम पढ़ चुके हो ना, तो ग्रेविटेशन पढ़ने में देखोगे तुम्हें समय नहीं लगेगा। ग्रेविटेशन तुम बहुत जल्दी कर लोगे, और मेरा मानना अक्टूबर एंड तक वो भी शायद खत्म कर लोगे। अब नवंबर आ गया, तो अब फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ दो क्या करो कि अब एसएचएम पढ़ो, वेव पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब वेव ऑप्टिक्स की पढ़ाई होगी तो वो ठीक से नहीं समझ में आएगी अगर तुम्हें एसएचएम वेव ठीक से नहीं आता। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ाई करो। पढ़ाई कैसे करनी है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहले राउंड में हमेशा बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन, पूरी थ्योरी छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करके खुश हो गए। अब जब दोबारा से वापस आते हैं हम, फिर दो दो चार चार थोड़े कठिन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं सभी चैप्टर पे, पर फर्स्ट राउंड में सिर्फ बेसिक बेसिक बातें करें। तो एसएचएम पढ़िए, वेव मोशन अगर पूरा नहीं पढ़ने का समय है तो वेव के इक्वेशन और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, 11th क्लास के बुक में भी इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन होता है, और 12th क्लास में वेव ऑप्टिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इंटरफेरेंस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप उस समय तक वेव इक्वेशन को समझते हैं और इंटरफेरेंस के बारे में हल्का फुल्का भी आइडिया है। तो ये आपका फिर सॉलिड हो जाएगा, मतलब वेव ऑप्टिक्स फिर गड़बड़ नहीं रहेगा। वेव मोशन का चैप्टर भी काफ़ी आपको अच्छा दिखने लगेगा, आप खुश हो जाएंगे। यहाँ तक होने के बाद अब आपके पास मेनली, जैसा मैंने कहा, फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस तरह के चैप्टर बच गए और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बच जाएगा। तो उसको आप जब मर्जी कर सकते हो, जब आपको समय मिले उसके बाद 12th क्लास की पढ़ाई से जब भी फुर्सत मिलती हो, तो वो चैप्टर्स आप बिल्कुल कर सकते हो। तो इन बातों का ध्यान रखकर और कुछ इस तरह के सीक्वेंस को फॉलो करके बच्चों, मेरा मानना है कि आप 12th में भी 11th की पढ़ाई काफ़ी ढंग से कर लोगे। एक बात याद रखना कि जब फर्स्ट राउंड पढ़ाई कर रहे हो 11th वाले चैप्टर्स की, तो अगर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की भी मदद ले रहे हो तो जो ऑथर ने कठिन टाइप के क्वेश्चन लिख दिए हो उनको आप फर्स्ट राउंड में इग्नोर करो। हाँ, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में जब आओगे तो ज़रूर उनको कर लेना। तो मुझे लगता है इतना ही गाइडलाइन काफ़ी है आपके लिए। अगर आप इसको फॉलो कर सकें तो आप देखेंगे कि एक आध 2-3 महीने की फाइट में आप काफ़ी कुछ संभल गए, और अब आपका 12th भी नहीं बिगड़ेगा और 11th भी ठीक ठीक लगने लगेगा कि हाँ। और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और वेव मोशन का जो बाकी का बचा कुचा हिस्सा होता है, जिसमें डॉपलर इफेक्ट होता है, स्टैंडिंग वेव होते हैं, वो सब आप आराम से नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, पर पढ़ाई ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, दुखी मत रहिए कि मुझे इतना पढ़ना है। खुश रह के सीखने के लिए जितना हो सके इस तरीके के सीक्वेंस में पढ़ाई करते रहिए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग अगले साल सेलेक्ट हो जाएं, ऐसी मैं दुआ करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो पिछला वीडियो बनाया था 10th के बच्चों के लिए, 10th से 11th वालों के लिए, उनको तो अपने दोस्तों के साथ कम से कम शेयर कर दो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ। गुड बाय।